हेलो, वेलकम अगेन सीपी अदर क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है पिछली वीडियोज में आपके साथ यूएसए में सोशल वर्क डेवलपमेंट के बारे में देखा कि अमेरिका में समाज कार्य का विकास किस प्रकार हुआ। तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके यूनिट 1 चैप्टर 2 से रिलेटेड है और इस डिस्कशन में हमने चैप्टर 2 में यूके और यूएसए के संदर्भ में समाज कार्य इतिहास के बारे में पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में हम भारत में समाज कार्य के इतिहास के संदर्भ में देखेंगे। तो ये हमारी जो है टीम है पूरी, जिसके माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की क्लासेस हिंदी और इंग्लिश माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, की जाती रहेंगी। और ये मेरे बारे में है, आप इसको देख लीजिएगा। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम पेज है और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, आइए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यहाँ पर ये हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, ये हमारी वेबसाइट के लिंक दिया गया है, तो यहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। भारत में समाज कार्य का विकास। तो भारत में समाज कार्य का विकास कई संदर्भों में देखा जा सकता है, लेकिन जो सबसे प्राचीन संदर्भ होता है वो हम प्रारंभिक वैदिक काल से लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल से ही स्वस्थ और नैतिक आध्यात्मिक परंपराएं भारतीय परंपरा का हिस्सा रही हैं। प्रारंभिक वैदिक काल। आप पूछेंगे कि सर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? तो देखिए, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 2 पार्ट में है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक ऋग्वैदिक, 1 सेकेंड, हाँ 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है ऋग्वैदिक। ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व, ठीक है। और इसके बाद के जो काल हैं, ऋग्वैदिक काल के बाद के जो काल हैं उन्हें उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की अगर टाइम की बात करें कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो इसका टाइम पीरियड जो है इसके बाद का है, इस वजह से इसका टाइम पीरियड 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि प्रारंभिक वैदिक काल से ही स्वस्थ, नैतिक और आध्यात्मिक परंपराएं भारतीय परंपरा का हिस्सा रही हैं। और चूँकि भारतीय परंपरा का हिस्सा रही हैं, भारतीय समाज की उत्पत्ति से ही मानव विकास की सेवा की गई है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। वैदिक काल जीवन को सर्वोच्च व्यवस्था प्रदान करता है। वैदिक काल जीवन को सर्वोच्च जो है व्यवस्था प्रदान करता है, जो वेद यानी ऋग्वेद नामक भारतीय ग्रंथों में पाया जाता है। तो अभी मैंने वेदों के जो मतलब जो है वैदिक काल है उसके बारे में आपको बताया कि 2 भागों में है। एक पूरा ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है और उसके बाद के जो वेद लिखे गए उसको उत्तर वैदिक वेद के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो वेद लिखा गया वो ऋग्वेद है और इसके बाद 3 वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। 4 वेद हैं भारत में। और जो है अगर इन वेदों के बारे में हम आपसे संक्षिप्त में बात करें, क्योंकि वेद हमारे सब्जेक्ट का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रा सा एक बार देख लेते हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये आप जानते ही हैं। और इसमें बहुत सारी ऋचाओं का ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया, यानी कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। इसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और जो है ये सूक्त 11 सूक्तों सहित, इसमें वाल खिल्य पाठ के 11 सूत्रों सहित
एवं इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं किसमें? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, तो एक मंत्र आपने देखा होगा गायत्री मंत्र, वो गायत्री मंत्र भी जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम ऋग्वेद के बारे में हमने संक्षिप्त में देख लिया। साथ ही जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया, जिसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सब बातें ऋग्वेद के अंतर्गत दी गई हैं। अगर हम जो है दूसरे वेद की बात करें, सामवेद की, तो ये जिसे जो है भारतीय संगीत, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है, इसके बारे में आप जान लेना, क्योंकि साम शब्द का अर्थ ही है गान। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। ठीक है, तो इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते थे उनका संकलन है, और इस वजह से इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद को जो है गद्य एवं पद्य दोनों में जो है ये लिखा पढ़ा गया है। तो इस प्रकार ये वेद के बारे में, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और विभिन्न प्रकार की बातें इसके बारे में भी हैं। आइए हम आगे देखते हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि धर्म के भजन और संगीत, बलिदान और ज्ञान मानव और जीवन की आत्मा है। वेद को शिक्षा की श्रुति भी कहा जाता है, जो सुनकर याद हो रहा था, यानी कि सुनकर याद हो जाते थे। व्यक्ति के बेहतरीन कौशलों में से एक कार्य यह है सुनना, कि पाठशाला की शिक्षा पद्धति में कौन सा विषय अभ्यास किया जाता है, जहाँ गुरु सुनाते थे और शिष्य सुनते थे। वक्तृत्व कौशल का अभ्यास किया जाता है, सबके जो है सीखे जाते हैं। मतलब उसमें आपने जो है प्राचीन काल में जो है एक वन होते थे, मतलब जो है कि शाम से आश्रम होते थे और आश्रम में ही पाठशालाएँ होती थी। ठीक है, जिन्हें गुरुकुल कहते हैं। एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए क्या है? गुरुकुल। ठीक है, तो गुरुकुल में क्या होता था? गुरुकुल में चीज़ें सुनाई जाती थी, जो भी शिक्षा उस दौरान दी जाती थी वो शिक्षा जो है सुनाई जाती थी, जो गुरुकुल में छात्र होते थे, और सुनकर ही चीज़ें याद करनी होती थी। तो इस प्रकार सुनना क्या है? बहुत ही सबसे कठिन कार्य होता है सुनना। जब तक आप किसी चीज़ को अच्छे से सुनेंगे नहीं, उसको समझ नहीं पाते। व्यक्ति के बेहतरीन कौशलों में से एक कौशल है सुनना। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर दी भी गई है। जब आप पेपर वन पढ़ोगे तो वहाँ पर पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें, उसमें जो है आपको लिसनिंग से, कम्युनिकेशन में और विभिन्न प्रकार के अन्य टॉपिक में आपको इसके महत्व के बारे में, कि सुनने का क्या महत्व होता है, ये सब वहाँ से फिर से आप पढ़ोगे अभी पेपर वन में। और यहाँ पर इतना जान लो कि क्या है कि ये व्यक्ति के बेहतरीन कौशलों में से एक है। आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। वैदिक काल में दान को सदाचार माना जाता था। वैदिक काल में दान को सदाचार माना जाता था। जरूरतमंदों, भिखारियों की मदद करना नैतिकता के रूपों में सराहा गया। हमारे पास भारतीय साहित्य में दान पर कई उदाहरण हैं। हमारे पास कल्याणकारी राज्य के उदाहरण के रूप में राम राज्य के उदाहरण दिया गया है। दानवीर कर्ण दाता के रूप में, और परोपकारी राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के रूप में राजा भोज ऐसे वकील थे जिनका न्याय तंत्र मानवीय मूल्यों पर आधारित था। जब हम भारतीय सामाजिक कार्य की जड़ों का अध्ययन करते हैं तो इन सभी पात्रों के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। दानवीर कर्ण के बारे में आपने सुना ही होगा, राजा हरिश्चंद्र के बारे में भी सुना होगा, फिर भी मैं यहाँ पर एक दो बातें बता देता हूँ। दानवीर कर्ण के बारे में कहा जाता है कि ये इनको सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, और इनकी माता का नाम कुंती है, और इन्होंने जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है दान के क्षेत्र में अपना नाम जो है कमाया है, और कवच कुंडल भी इन्होंने दान कर दिए थे युद्ध के समय। तो विभिन्न प्रकार की जो है उपलब्धियां इनके नाम पर हैं, इस वजह से इनका नाम दानवीर कर्ण पड़ा। राजा हरिश्चंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो राजा हरिश्चंद्र जो है, इनकी पत्नी का नाम तारामती था और इनके पुत्र का नाम रोहिताशु था। इनके ऊपर जो है राजा हरिश्चंद्र के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है 1913 में। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र फिल्म भी बनी है। और राजा हरिश्चंद्र के बारे में वैसे तो बहुत जगह दिया गया है, महाभारत में भी दिया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण में भी दिया गया है, लेकिन जो है राजा हरिश्चंद्र के बारे में
सबसे जो है बेहतर तरीके से मार्कंडेय पुराण में दिया गया है। तो 18 पुराण होते हैं, इसमें से एक पुराण मार्कंडेय पुराण है, तो उसमें ये दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक युग में महिलाओं को समान स्थान प्राप्त था। इसमें अपाला मैत्रेयी आदि महिला ऋषियों का उल्लेख मिलता है, जो समाज में महिलाओं के स्थिति को इंगित करती हैं। प्राचीन समय की आश्रम प्रणालियों में से अनुशासन प्रदान करने के लिए संबंधों से मानव जीवन जोड़े कर्तव्य सौंपे गए थे। आयु आधारित जीवन 4 चरण होते हैं इसके: ब्रह्मचर्य, छात्र, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जनरली क्या होता था कि पहले जो है जीवन 100 वर्ष का माना जाता था। आज के टाइम पे तो 100 वर्ष नहीं है। जीवन प्रत्याशा जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 70 वर्ष के आसपास इस समय जीवन प्रत्याशा है वर्ल्ड लेवल पर। लेकिन चूंकि ये जो डिवाइडेशन किया गया है, यह डिवाइडेशन 100 साल की उम्र को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसमें से पहले के 25 वर्ष यानी कि जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य छात्र जीवन से संबंधित होते थे। इसमें बालक गुरु के साथ गुरुकुल में आश्रम में रहकर पढ़ाई करता था, शिक्षा ग्रहण करता था। इसके बाद गृहस्थ आश्रम, जब पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो बच्चा उस पढ़ाई के माध्यम से कुछ रोजगार या जिस क्षेत्र में उसकी कुशलता होती थी उस क्षेत्र में वो अपनी आय के साधन को प्राप्त करता था, और उसके बाद वो अपनी जो है शादी के द्वारा उस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। इसके बाद गृहस्थ जीवन 25 से लेकर 50 वर्ष तक होता था। इसके बाद वानप्रस्थ यानी कि सेवानिवृत्ति का जो है होता था। उसके बाद संन्यास। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा क्रम था। महान सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपना जीवन मानवतावादी मूल्यों के लिए समर्पित कर दिया। उस समय के सभी देश जो है इस चीज़ को मानते थे। किसको? मानवतावादी दर्शन को सभी लोग लगभग मानते थे। बौद्ध धर्म के 8 पद सामाजिक कार्य सिद्धांतों में अपनी प्रासंगिकता पाते हैं, जो शांति, कर्म और अधिकार, आजीविका, स्वीकृति आदि के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये एक आदर्श विशेषता थी। कैसी विशेषता है? आदर्श विशेषता थी, क्योंकि राजा कानून का संरक्षक और जनता का ट्रस्टी होता था। संपत्ति धर्म से उत्पन्न हुई होती थी। किसमें? कल्याणकारी राज्य में। तो आज के समय में हम देख सकते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्तमान समय की लोकप्रिय अवधारणा से पता लगा सकते हैं। इसके माध्यम से हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझ सकते हैं। साथ ही कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को आपस्तंभ धर्मसूत्र द्वारा खूबसूरती से संक्षेपित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें जो हमारा CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्या है? तो ये कंपनी एक्ट 2013 जो लाया गया था, 2013 में कंपनी एक्ट लाया गया था, उसके सेक्शन 135 में इसके बारे में दिया गया है। साथ ही 2014 में कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स भी लाए गए थे। ठीक है, 2014 में। इसके अकॉर्डिंग जो एक पूरी क्राइटेरिया फिक्स की गई है, उसमें से जो आय का 2% होता है वो जो है CSR के रूप में दिया जाता है। तो जो है वर्तमान समय में हम इसके द्वारा इसको समझ सकते हैं। साथ ही आपस्तंभ धर्मसूत्र में भी इस बात को, कल्याणकारी राज्य के उदाहरण को दर्शाया गया है। आप पूछेंगे सर ये क्या है, आपस्तंभ धर्मसूत्र क्या है? तो ये एक संस्कृत जो है रचना है और ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में से एक है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इस पाठ के अनुसार राज्य को भोजन, वस्त्र, आश्रय और चिकित्सा उपचार प्रदान करना था। राज्य में कोई भी भूख, बीमारी, ठंड या गर्मी से पीड़ित नहीं होगा, चाहे राजधानी में शाही अतिथि गृह सभी के लिए खुला और सुलभ बनाना पड़े। यानी कि जो शाही अतिथि गृह होते थे, भले ही उनको सभी के लिए खोलना पड़े, लेकिन किसी को भी ठंडी, गर्मी या विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, भूख, बीमारी, इनसे परेशान होना नहीं पड़ेगा।
इस प्रकार हम आगे देखते हैं कल्याणकारी राज्य के जो है संदर्भ में पंचतंत्र की कहानी में नैतिकता और नैतिकता का मुद्दा निहित है। जो पंचतंत्र की कहानी के बारे में आपने सुना होगा, पंचतंत्र की कहानी बहुत फेमस कहानियाँ हैं। इतनी फेमस कहानी है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 50 भाषाओं में इस पुस्तक का अनुवाद किया गया है। कितनी भाषाओं में? 50 भाषाओं में। और जो है साथ ही जो पंचतंत्र के लेखक हैं उन्हें विष्णु शर्मा कहा जाता है। विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं पंचतंत्र के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और इसमें यानी पंचतंत्र में नैतिकता और नैतिकता के मुद्दा से संबंधित बातें इसमें की गई हैं। इसमें लोक व्यवहार को अच्छे से समझाया गया है। इसमें पात्र जो है पशु पक्षी को भी शामिल जो है पात्र के रूप में इसमें शामिल किया गया है। इसकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जो पंचतंत्र है लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास की रचना मानी जाती है। हालांकि एग्जैक्ट समय को लेके जो है विभिन्न मत हैं, फिर भी जो एक समय बताया गया है वो यही है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि पशु संरक्षण उनकी गरिमा के मुद्दे को हितोपदेश में भी जगह मिलती है। हितोपदेश भी जो है पंचतंत्र की तरह ही एक रचना है और इसके जो रचयिता हैं यानी कि लेखक हैं वो है नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। ठीक है, तो ये लगभग 11वीं सदी के आसपास की रचना है। 11वीं सदी। तो इसमें भी जो है इसी प्रकार की उपदेशात्मक कथाएं दी गई हैं। मध्यकाल की दृष्टि से समाज कार्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मुगल सम्राट अकबर ने समाज सुधारक के रूप में कार्य किया है। बाल विवाह पर रोक लगाकर गुलामी के खिलाफ कानून पेश किया। उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक नई सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थापना की ईश्वरीय आस्था के लिए। इसका उद्देश्य था सभी धर्मों से नैतिकता का संग्रह। साथ ही इसे इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि दीन ए इलाही का जो मुख्य उद्देश्य था वो विभिन्न धर्मों के बीच जो दूरियां थी उनको कम करना था। अगर अकबर के टाइम पीरियड की बात करें तो अकबर का टाइम पीरियड जो है इतिहास में 1542 से लेकर 1605 तक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चूँकि जो भारत में ब्रिटिश शासन के शुरुआती दिनों में सामाजिक कल्याण का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, क्योंकि वे आक्रमणकारी थे और भारतीय समाज के लिए घुसपैठिए थे। इतिहास में उस काल में जो है कल्याण की जो झलक मिलती भी है वो अपर्याप्त है ज़रूरत के हिसाब से। आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो नियमित रूप से अकाल पड़ने के कारण औपनिवेशिक राज्य ने 1880 में अकाल आयोग का गठन किया और आगे अकाल संहिता 1883 में विकसित की गई। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी प्रशासन ने भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। 1835 में जनरल विलियम बेंटिंग ने भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। मैकाले की सिफारिश में जो है 1844 में अंग्रेजी को राजभाषा बना दिया गया और इस अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले लोगों को सार्वजनिक रोजगार के लिए प्राथमिकता दी गई। औपनिवेशिक राज्य ने 1880 में 5 ब्रिटिश प्रांतों में स्वच्छता आयुक्तों की नियुक्ति की। तो इस प्रकार एक पूरा क्रम चलता है और जिसके माध्यम से समाज कार्य विकसित होता है। भारत में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। क्या थे? राजनीतिक गुरु। किसके? गांधी जी के। ठीक है, तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो किसी भारतीय द्वारा सामाजिक कार्य के रूप में किया गया पहला संगठित प्रयास था। कैसा प्रयास था? संगठित प्रयास था। उस अवधि के दौरान एकमात्र महत्वपूर्ण योगदान ईसाई मिशनरियों का था जो यहाँ आए थे। उस काल में सामाजिक महत्व के संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि की स्थापना करके धर्म को एक अलग दृष्टिकोण दिया गया। इस संबंध में भारत में समाज कार्य का पहला स्कूल ईसाई मिशनरियों की मदद से ही स्थापित किया गया। और कब किया गया? 1936 में, जिसे हम सर दोराबजी टाटा
ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जानते हैं, जिसे आज लोकप्रिय रूप से टिस के नाम से जाना जाता है। और टिस नाम इसका 1944 में पड़ा। 1936 में इसकी स्थापना के समय ये सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना जाता था। अगर हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में कुछ और जानकारी यहाँ पर आपके साथ साझा करें तो उसमें ये होगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पुणे यानी कि महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। और कब की गई थी? तो 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित की गई थी। और हमने बताया गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। इसका जो कार्य था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो मेन कार्य था वो क्या था? तो इसका मेन कार्य था शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, और स्वच्छता को बढ़ावा देना, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना, साथ ही गरीबी और भेदभाव, शराब, महिला उत्पीड़न आदि बुराइयों से लड़ने के लिए अभियान चलाए गए इसके तहत। किसके तहत? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के तहत। तो इस प्रकार भारत में समाज कार्य का एक लंबा इतिहास रहा है। विभिन्न माध्यम से समाज कार्य विकसित हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कुछ जो है महत्वपूर्ण अधिनियम जो है भारत में पारित किए गए, उनके संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है। अप्रेंटिस अधिनियम 1850, घातक दुर्घटना अधिनियम 1853, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1859 और सुधारात्मक विद्यालय अधिनियम 1870, पहला कारखाना अधिनियम 1881। भारत में पहला कारखाना अधिनियम 1881। सरकार द्वारा श्रम विधानों की श्रृंखला भी पारित की गई, जैसे कि 1890 में फैक्ट्री कमीशन नियुक्त किया गया। भारतीय कारखाना अधिनियम 91 में बनाया गया। फैक्ट्री अधिनियम जो है 1912, 1923, 1934 में संशोधन किया गया। श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923। इस प्रकार विभिन्न अधिनियम आप देख सकते हैं समय समय पर बनाए गए। ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि एक्ट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 1-2 क्वेश्चन हर बार आते ही हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जितने भी ये इतिहास के समाज कार्य के इतिहास महत्वपूर्ण वर्ष जो हैं, ये सब आप जो है पढ़ लेना, देख लेना अच्छे से, इनको समझ लेना। और चूँकि ये कई बार पूछे गए हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एक्ट को फिर से मेंशन कर देता हूँ जो आपको ज़रूर ही पढ़ना है, ज़रूर ही याद करना है। जैसे कि जब आप इसमें आएंगे, जो ये पेज दिया गया है, बेवरेज रिपोर्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, टेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। जो पहला सोशल वर्क का स्कूल था सर दोराबजी टाटा, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। सोशल डायग्नोसिस जो पुस्तक थी मैनेजमेंट की, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और इसी प्रकार जो है यूजीसी से संबंधित यहाँ पर जो जानकारी दी गई है इसको देख लेना। ये पूरा पोर्शन अच्छे से पूरा कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद जो है ये पूरा जो है अच्छे से कवर कर लेना, यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। तो ये तो जो है ओवरऑल समाज कार्य के इतिहास के संदर्भ में है, हम यहाँ पर भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपसे के साथ कुछ जानकारी और साझा करना चाहते हैं भारत में समाज कार्य के इतिहास के संदर्भ में। बहुत सारी बातें आपको हमने यहाँ पर जो है ऑलरेडी बताई ही हैं। कुछ और जानकारी जो यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे वो देख लीजिए कौन सी हैं। तो भारत में समाज कार्य का इतिहास, बहुत सारे प्रयास आपने देखे इसमें। राजा राम मोहन राय एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की। 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना की। 1828 में ही ये ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है समाज कार्य के इतिहास से जुड़ी हैं, क्योंकि इन सब का उद्देश्य समाज में बदलाव लाना ही था। साथ ही 1829 में आप देखते हैं राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को जो है अवैध घोषित किया जाता है। इसके बाद बहुत सारी जो है विभिन्न प्रकार की दूसरे कार्य किए गए। 1813 में शिक्षा के लिए एक्ट लाया गया, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया आपके साथ।
1894 में हिंदू बालिकाओं के लिए शिक्षा संस्थान खोले गए, 1894 में। ठीक है, तो इसके बाद हिंदू पुनर्विवाह एक्ट 1856 में लाया गया। हिंदू पुनर्विवाह एक्ट 1856 में लाया गया। साथ ही यहाँ पर 1864 में वैद्य समाज की स्थापना होती है। 1864 में वैद्य समाज की स्थापना होती है। इसके बाद विडो मैरिज एसोसिएशन बनता है 1861 में। साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इन सबका उद्देश्य जो है भारत में समाज कार्य और समाज के क्षेत्र में परिवर्तन लाना ही था। इस वजह से जब हम भारत में समाज कार्य का इतिहास पढ़ते हैं तो इन चीज़ों को भी उसमें हम समझ सकते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में। और महत्वपूर्ण बातें जो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। कब? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है 1891 में मद्रास में। ठीक है, फिर आर्य समाज की स्थापना होती है 1897 में दयानंद सरस्वती द्वारा। और ये सब जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें अभी आप जो है यूनिट 3 पर जब जो है यूनिट 1 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो और हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में 1905 में बनी थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। इसके बारे में मैंने ऊपर बताया, अभी पढ़ाया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो है हरिजन सेवक संघ बनता है, शारदा एक्ट बनता है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनती हैं। और इस प्रकार 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आती है। यानी कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो हैं समाज कल्याण से ही जुड़ी हैं। ये पूरा क्रम चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये जो है समाज कार्य का एक संक्षिप्त और आपके सिलेबस के हिसाब से जहाँ से प्रश्न बनते हैं वो डिस्कस यहाँ पर किया गया है पूरा। तो इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लेना है और नोट्स बना लेना है। जो चीज़ें मैंने अलग से बताई हैं जो इस नोट्स में नहीं हैं उनको आप वीडियो को रोक के बार बार सुन के अलग से अपने कॉपी में नोट्स बना लेना, ताकि जो है इम्पोर्टेंट जानकारी आपके पास जो मैंने अलग से शेयर की है जो इस PDF में नहीं है वो आपके पास अवेलेबल रहे। एक बार इस बार भी जो है इस स्लाइड के माध्यम से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दानवीर कर्ण के बारे में आपने पढ़ा, राजा हरिश्चंद्र के बारे में आपने पढ़ा, 4 आश्रम जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनके बारे में आपने पढ़ा, कालड़ के राज्य की अवधारणा CSR के बारे में आपने पढ़ा, पंचतंत्र हितोपदेश के जो लेखक हैं उनके बारे में भी आपने देखा यहाँ पे, अकबर के बारे में पढ़ा, विभिन्न प्रकार की चीज़ें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में आपने जानी। और जो है ये सारे महत्वपूर्ण एक्ट हैं जिनके माध्यम से आपको अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है। और साथ ही यहाँ पर ये जो एक्ट दिए गए हैं ये एक्ट कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से एक्ट यहाँ से जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और उनको अच्छे से याद कर लेना है। साथ ही कुछ नई चीज़ें जो लगातार परिवर्तित हो रही हैं उनको भी देखना है। विभिन्न प्रकार के जो संशोधन होते हैं संविधान में वो जो है आगे आप जब यूनिट 8 पढ़ेंगे तो उसमें अलग से बताए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर जो मेंशन किया गया है 73वां 74वां संविधान संशोधन, इसको भी आपको याद कर लेना है। ये एक्ट सभी सारे एक्ट ये पूछे जा चुके हैं विभिन्न जो है प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में, UGC नीट की सोशल वर्क में, तो ये सारे एक्ट आपको देख लेने हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर ही लिया है। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं मैंने जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।